इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, सो फर्स्ट इज डिफिकल्टीज ऑफ फॉरेन ट्रेड का सबसे पहला है डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमारे में क्या क्या डिफिकल्टीज हमारे कंट्री में आ सकती है। सबसे पहला होता है लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, एक लैंग्वेज के जब लैंग्वेज दूसरे कंट्री वाले जो होते हैं वो दूसरे लैंग्वेज के होते हैं और हमारी कंट्री दूसरी लैंग्वेज की होती है, तो हमको कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज बैरियर इशू जो है वो आता ही है। ओके, नेक्स्ट आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस की भी होती है, बिकॉज डिस्टेंस जो है अगर अगर हम कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दूसरे कंट्री से अगर हम गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो डिस्टेंस हमको यहाँ पे बहुत ही लंबा पड़ता है। तो डिस्टेंस की भी इशू फॉरेन ट्रेड के ट्रेडिंग के टाइम अराइज होती है। डिफिकल्टीज ऑफ पेमेंट। पेमेंट के थ्रू भी डिफिकल्टीज आती है, बिकॉज दूसरी कंट्री की करेंसी अलग होती है, हमारी कंट्री की करेंसी अलग होती है, हमको उसको एक्सचेंज करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ईच कंट्री बिजनेसमैन वांट टू पेमेंट ऑफ द गुड्स इन द करेंसी ऑफ इट्स ओन कंट्री। ठीक है, जो दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपने करेंसी के अकॉर्डिंग जो है अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है उसको पेमेंट करते हैं। दस देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन मेकिंग ऑफ पेमेंट, जिसके कारण जो है पेमेंट के टाइम जो है बहुत ही डिफिकल्टीज आती है। फिफ्थ है आपका डिफिकल्टीज इन सी पर्लिस। इसका मतलब क्या होता है, द ओवर सी रूट के थ्रू जो भी चीजें आती है ना, तो उससे क्या होती है, साइक्लोन वगैरह होती है सी रूट्स के थ्रू अगर आती है तो शिप जो है ओवर टर्न हो जाती है। ठीक है, और गुड्स जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है या फिर डूब जाती है, जिसके कारण जो है एक और डिफिकल्टीज अराइज हो जाती है। सिक्स है आपका लोकल एंड फॉरेन ड्यूटीज। Many local and foreign duties are imposed on foreign goods. It increase the cost of goods. Therefore, the market are spoiled. जिसके कारण जो है मार्केट क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। लोकल एंड फॉरेन ड्यूटीज। ठीक है, यहाँ पे लोकल और फॉरेन ड्यूटीज की जो भी होती है वो फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो है वो इंक्रीज होते रहती है। सेवेंथ है आपका चेकिंग इन गुड्स नॉट पॉसिबल। ओनली सैंपल्स कैन बी चेक्ड बट एक्चुअल चेकिंग ऑफ द गुड्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब गुड्स जब आती है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक गुड्स को जो है वो सही तरीके से चेकिंग कर सके, तो जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो इलीगल वेपन्स हो गए, इलीगल गुड्स हो गए, वो उसके साथ आ जाती है। ठीक है, इसका जो है लोग फायदा उठाते हैं। देन आफ्टर एट है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ऑफ ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के कारण जो है वो पूरी की तरफ पूरा जो है फुल कंट्रोल में उनकी एक्सरसाइज होती है। मीन्स गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी होती है फॉरेन ट्रेड के थ्रू वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलेबल होती है, ताकि वो ज्यादा फॉरेन के इम्पोर्ट चीजें जो है वो ना आए। नेसेसरी परमिशन इज टू बी साउटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू फॉरेन ट्रेड। Foreign trade largely depend on the EXIM policy of any country government. If government suddenly puts ban on export and import of any goods, then a business is adversely affected. 9 point है आपका legal formalities and documents। यहाँ पर legal formalities और documents जो है यहाँ पे चाहिए होता है। Foreign trade involve lots of legal formalities। बहुत सारी legal formalities foreign trade के टाइम जो है हमको चाहिए होती है, तभी जाके गुड्स जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। टेंथ है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एज वी नो दैट मैक्सिमम ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कैरिड ऑन द थ्री रोड। ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड के थ्रू अपन जो जो भी सर्विसेज करते हैं या जो भी अपन सी रूट के जो भी मंगवाते हैं वो सी रूट के थ्रू ही आता है। लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के कारण जो है वो एक्सपोर्ट जो होती है या इम्पोर्ट जो होती है वो कभी कभी जो है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है बहुत सारी दिक्कतें आती है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ओके सबसे पहला आपका डिसिमिलैरिटीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की डिसिमिलैरिटीज है वो यहाँ पे की जाती है। इट मीन्स द टेम्परेचर, रेनफॉल, मिनरल्स रिसोर्सेज, देन अदर वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो है ये सारी जो है डिसिमिलैरिटीज के थ्रू जो है यहाँ पे अराइज होती है। सेकंड है आपका डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर
अवेलेबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जैसे कि इन कंट्री लाइक चाइना और इंडिया, लेबर फोर्स, यहाँ के जो लेबर फोर्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा पेनल्टी और चीपली होते हैं, ठीक है। वेयर एज यूरोप एंड अरेबियन कंट्री जो रहती है ना, वहाँ के लेबर फोर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इट हैज डायरेक्ट अफेक्टेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसके कारण गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। if the production is less, imported is in essential, and if production is more, ठीक है, अगर import होती है तो प्रोडक्शन जो है वहां पर गुड्स प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, और अगर एक्सपोर्ट होता है तो इट बिकम एसेंशियल, तो फिर वो एसेंशियल भी हो जाता है। तो लेबर फोर्स के कारण भी जो है कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड में हमको हमको वो डिफरेंसेस दिखती हैं। थर्ड है आपका specialization. countries of the countries of the world have specialization themselves in various field. हर एक कंट्री अपनी अपनी किसी न किसी, बोलते हैं ना, हर एक इंसान अपने अपने में स्पेशल होता है, वैसे हर एक कंट्री की भी कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट हम अगर अपने कंट्री में नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, और वही मैन्युफैक्चरिंग चीज हमको बाहर में सस्ती में मिलती है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ रिसोर्सेज जो है हमको यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलती हमारे कंट्री में, वो रिसोर्सेज अगर हमको दूसरे कंट्री में अवेलेबल मिलती है, तो हम उसके प्रोडक्शन या उसका रॉ मटेरियल हम यहाँ पर मंगवा के उसका भी प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक स्पेशलाइजेशन रहता है हर एक कंट्री का, जिसको जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजी शायद उतनी अच्छी नहीं है जितना कि जापान का टेक्नोलॉजी अच्छा है, ठीक है। जापान, यूएसए, जर्मनी, ठीक है, यहाँ के स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी के कारण, हैवी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो सारे फेमस होते हैं, वो अपने ही फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो उनकी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए हमको कुछ सामान, कुछ मशीनरी, कुछ टेक्नोलॉजी हमको वहां से खरीदना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, डिफरेंस इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अलग अलग लेवल होता है, डिफरेंसेस अलग अलग टाइप के। जैसे कि looking at the countries of the world in terms of economic development, we find the England, USA, Japan, France, Germany फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड नेशन, ठीक है। ये सारे डेवलप्ड नेशन के अंडर में आते हैं। वेयर एज इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज आर फॉल अंडर द डेवलपिंग नेशन। हम लोग अभी भी डेवलपिंग हो रहे हैं। सो मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। बहुत सारे अफ्रीकन के अंदर जो बहुत सारी कंट्री जो है ना, वो अंडर डेवलप्ड है। डिस्पाइट द अबंडेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। All these situations cause of the trade and international level of the proper economic development of the every nation of the world। तो इसलिए बोला जाता है कि हर एक का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ आपका थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। In boosting up foreign trade, the theory of comparative cost payable is vital role। इसका मतलब मैं बता रहा है कि comparative cost मतलब हर एक का जो थियरी है वो अलग अलग comparative cost में आती है। So sometimes despite the ability of raw material, sufficient labor forces, the cost of production goes high due to lack of specialization and technology. Know-how, whereas some countries produce goods at a lower cost despite of the import of raw material. Thus, the theory state that what one cannot produce at lower cost should be imported, and what one can be produced at the lower cost should be exported। ठीक है, कितना लोअर, कितने ही लोअर कॉस्ट या कितने हाई एक्सपेंसिव जो है हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारा जो है वेरीफाई हम कंपैरेटिव करते हैं कि हम पहले जो सामान मंगवाते थे वो कितने कॉस्ट का था, अभी जो सामान हम भेज रहे हैं वो कितने कॉस्ट का है। तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं, कॉस्ट कंपेयरिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेज ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अ मोड ऑफ एंट्री इनटू अ इंटरनेशनल मार्केट इज अ चैनल व्हिच योर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज टू गेन एंट्री टू अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट। एक न्यू इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू, जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू जो भी
टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन आता है उसको हम डाइवर्स करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको यूज करते रहते हैं। तो देयर आर सो मेनी मोड्स, बहुत सारे मोड्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सपोर्टिंग हो गया, लाइसेंस हो गया, इंटरनेशनल एजेंट हो गए, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जिनके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण हमको लाइसेंस की भी जरूरत होती है। अगर लाइसेंस ना हो तो हम लाइसेंस के बिना जो है हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रही है तो उनके लिए जो है लाइसेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एजेंट्स एंड इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। कौन कौन, जैसे अपने यहाँ पर रहते हैं ना कमीशन एजेंट्स वगैरह होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी होते हैं। जैसे कि एजेंट आर ऑफर ऑफ्टन एंड अर्लियर स्टेप्स इनटू इंटरनेशनल मार्केट पुट simply agent and individually or our organization that are contracted to your business, बिजनेस के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, एंड मार्केट योर बिहाफ ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग कंट्री के साथ भी वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। दे रेयरली टेक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट और मोर कॉमनली टेकन कमीशन ऑन गुड्स एंड सोल्ड, ठीक है। जिसके कारण जो है उसको उनको उस एजेंट को कमीशन मिलता है और उस कमीशन के थ्रू जो है वो बिजनेस दूसरे कंट्री या दूसरे कंपनी से जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंटरनेशनल एजेंट एंड इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसमें बहुत सारे वेंचर्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका overseas manufacturing or international sales subsidiary. A businessman decided that none of the other options are as viable as actually owning or overseas manufacturing plant. That is, the organization invest in plant, in machinery and labor in the overseas market. This is also known as foreign direct investment, जो कि foreign direct investment में इसको बोला जाता है, FDI जिसको बोला जाता है। It can be new build or a company might acquire the current business and suitable plant it, ठीक है। सुटेबल प्लांट मतलब क्या होता है कि बहुत सारी मशीनरी को एक जगह सुटेबल प्लांट करती है, स्टैब्लिश करती है, ताकि वहां से जो है प्रोडक्शन करके वो फॉरेन फॉरेन कंट्री में जो है भेज सके, ठीक है। दिस इज द ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल सेल्स सब्सिडरी। So students, have you understand all the points which I had explained you? सबको समझ में आया? मैं जो आप लोग को अभी समझाई हूँ, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। बाकी अगर और अच्छा, अगर आपको क्या बोलते हैं इसके डीपली जाना है तो यू कैन रीड ऑल द पैराग्राफ, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके।
रिस्पॉन्स करो कुछ। इंटरनेशनल स्टेज में कौन कौन से इंटरनेशनल स्टेज में क्या क्या होता है देखोगे आप। इन इन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड लाइसेंस, ठीक है, एक तरीके से लाइसेंस जो हम यूज करते हैं। लाइसेंस के यहाँ क्या मीनिंग बता रहा है, लाइसेंस का मतलब बता रहा है कि किसी भी कोई भी काम करने के लिए आपके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट से लीगल एविडेंस होना चाहिए कि आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो लाइसेंस इज वेयर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन चार्ज अ फी, ठीक है, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चार्ज फी या फिर एक रॉयल्टी चार्ज करता है, जिससे कारण जो है वो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें यूज होती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंचाइजी इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग branding and concept experts and in fact most facts that are needed to operate in any overseas market. एक्सप्लेन इंक्लूड, जैसे कि इसमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे कोई फ्रेंचाइजी में लिया रहता है, जैसे डोमिनोज पिज्जा हो गया, कॉफी रिपब्लिक हो गया, मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे जो है फ्रेंचाइजी में जो है वो चलते हैं। जैसे टर्की कॉन्ट्रैक्ट मेजर स्ट्रेटेजी टू बिल्ड लार्ज प्लांट्स, दे ऑफन includes the training and development and key employee and skill the spares. ओके, तो दिस आर द थिंग्स, इसको आप लोग अच्छे से और रीड करेंगे तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? द इंटरनेट इज अ न्यू चैनल फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक इंटरनेट एक ऐसा चीज है जो कि एक न्यू चैनल जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपली जो है किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, कोई भी अगर क्या बोलते हैं उसको, कोई भी परचेज रिसिप्ट हो गया, ये सारी चीजें भेज सकता है। तो यहाँ पर अपन इंटरनेट की यूसेज करते हैं, यूज करते हैं। एक्सपोर्टिंग दिस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोचेस टू एक्सपोर्टिंग टू अदर नेशंस। Direct exporting is straightforward, essential to organization make a commitment to the market overseas and its own behalf. This gives the greater control over the brand and operations overseas. Over the above the indirect exporting, ठीक है, जो है indirect exporting जो यहाँ पे होता है। Tomorrow we will learn about the procedure of import export, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इनकम और एक्सपोर्ट के, उसके ऊपर कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक की जो है इनलैंड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या है आपका एरिया है। एरिया जैसे इनलैंड ट्रेड में जो रहता है, इट इज कैरिड ऑन द विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक अपने विद इन द कंट्री में जो है हम लोग इनलैंड ट्रेड करते हैं, स्टेट टू स्टेट जो है अपन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्री में जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, किसी भी कंट्री के साथ अपन बिजनेस कर सकते हैं। परचेसर एंड सेलर जो होते हैं वो सेम कंट्री के ही होते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेड जो रहते हैं, फॉरेन जो भी बिजनेस होता है वो दूसरे कंट्री के होते हैं, ठीक है। जो भी अपन करेंसी यूज करते हैं इनलैंड ट्रेड में वो सेम होती है, फॉरेन ट्रेड में जो है वो करेंसी सेम नहीं होती है, फॉरेन करेंसी में होता है, दैट इज यूरो, देन आफ्टर डॉलर, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। लोग अच्छे से रिस्क देखो इसमें इन्वॉल्व होता है, मिनिमम रिस्क, इस दोनों में रिस्क होता है, लेकिन इसमें मिनिमम होता है और इसमें मैक्सिमम होता है। ओके, लेस टाइम इज कंज्यूम इन लैंड ट्रेड, जो लेस टाइमिंग कंज्यूम जो रहता है ना वो लैंड ट्रेड में कम होती है। और फॉरेन ट्रेड में जो भी गुड्स अपन परचेस करते हैं या भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है। पेमेंट इज डन क्विकली इन द सेम करेंसी, ठीक है, जो पेमेंट होता है ना वो क्विकली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि करेंसी सेम होती है। लेकिन फॉरेन ट्रेड में ऐसा नहीं होता है ना, फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि करेंसी दूसरा होता है, उसको एक्सचेंज करने में, उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। द प्रोसीजर ऑफ इनलैंड ट्रेड इज सिंपल, जो प्रोसीजर है इनलैंड ट्रेड का वो बहुत ही सिंपल होता है। द प्रोसीजर ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है फॉरेन ट्रेड का, ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट।